नमस्कार दर्शकों, आप सभी का इस प्रोग्राम में फिर से एक बार हम स्वागत करते हैं। आज के हमारे एपिसोड का आगाज या प्रारंभ हम तबले के बारे में, तबला वादन के बारे में एक किस्सा कहो या लतीफ़ा कहो या एक कहानी कहो, उससे करते हैं। एक बहुत बड़े सेठ जी के यहाँ तबला वादन का प्रोग्राम रखा गया था। एक महान तबला वादक तबला बजाने वाले थे और संयोग से उसी दिन संगीत जगत के एक महान वायलिन वादक भी उस नगर पहुंचे थे। तबला वादक और वायलिन वादक, उनमें बहुत अच्छी दोस्ती थी, बहुत ही अच्छा स्नेह था। इसलिए तबला वादक जी ने उनसे रिक्वेस्ट की कि आज मेरे साथ आप बजाएंगे नगमा या लहरा जो होता है। तो वो मान गए। प्रोग्राम हुआ, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ, लोगों ने बहुत दाद दी। बाद में तबला वादक जी ने जब सेठ जी से पूछा कि कैसा लगा आपको ये आज का प्रोग्राम, तो सेठ जी कहने लगे कि तबला वादन में तो हमें बहुत मजा आया, लेकिन ये वायलिन वादक जो है उनको कुछ बजाना नहीं आता। एक ही लाइन जो है बार बार बजा रहे थे, उनको कुछ और आता ही या नहीं। तो इसमें एक बहुत बड़ा विनोद जिसे हम कहते हैं, बहुत बड़ी हंसी की बात हो चुकी थी। वो इसलिए कि तबला वादन में बार बार एक ही लाइन रिपीट करना, इसे ही नगमा या लहरा कहा जाता है। ये नगमा या लहरा सारंगी पर भी बजता है, हारमोनियम पर भी बजता है, वायलिन पर भी बजता है, किसी भी सुर के वाद्य पे बजाया जा सकता है। तो हमारे प्रोग्राम में शुरू से हमारे साथ जो नगमा बजा रहे हैं माधव मारनी जी, आप पंडित अप्पा साहब जलगांवकर जी के शागिर्द हैं और बहुत ही अच्छा हारमोनियम बजाते हैं, आपने महसूस किया होगा। तो मारनी जी, आज हमारे दर्शकों को हम नगमे के बारे में भी बताएंगे। तो कुछ अलग अलग नगमे हम दर्शकों को जरूर सुनवाएंगे। तो शुरू में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमें एक नगमा जो कि रूपक ताल में निबद्ध हो, ऐसा सुनवाइए। क्या बात है। क्या बात है, क्या बात है। तो ये 7 मात्रे वाला रूपक ताल का नगमा था। तो अब हम सुनना चाहेंगे 10 मात्रा झपताल में क्या नगमा बजता है और वो कैसे हो सकता है। ये तो 10 मात्रा थी, बहुत ही खूब नगमा बजा। अब हम और एक नगमा जान लेंगे आपसे। तो क्या 14 मात्रा जो कि हमने दीपचंदी का जिक्र किया था पिछले कुछ एपिसोड में, तो दीपचंदी का भी कोई नगमा हमें सुनाइए, क्योंकि दीपचंदी तो हमेशा ठुमरी अंग में बजता है ठेका, तो इसका नगमा कैसा हो सकता है, तो ये हमारे दर्शक जानने के लिए उत्सुक हैं। तो ये तो हमने कई ठेकों के नगमे देखे। अब जो सबसे ज़्यादा प्रचलित ताल है और जो ज़्यादा से ज़्यादा तबला वादन में भी इस्तेमाल होता है, हमारा सबका चहीता 3 ताल। तो 3 ताल के वादन में विलंबित लहरा हमने तो सुना है, हमारे हर एक एपिसोड में लहरा तो बजा है तबले के साथ। तो आज माधव जी, आप हमें द्रुत 3 ताल का एक लहरा या नगमा सुना दीजिए।
वाह। बहुत खूब। क्या बात है समीर जी, ये वादन हम जब सुन रहे थे, आप जैसा कि बजा रहे हैं, तो मैं देख रहा हूं कि जो सम है हमारी इस वादन में, वो जरा थोड़ी आप हटा रहे हैं या हटके आ रही है, या संक्षेप में मैं कहूं तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ हटके सम बज रही है। तो ये क्या जानबूझकर बजाई गई थी या कुछ खास बात उसमें है? जानबूझकर बजाई गई थी, इसे अनागत कहते हैं। और खास बात भी उसमें? खास बात भी देखिए, जैसे कि मैं आपको गिन के दिखाता हूँ तो धा दिन दिन धा दिन दिन धा तिन तिन धा दिन दिन गिंत्र गिंत्रान धाति धात्र तक 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 दी ना कत तक गिंत्रान धाति कत तक गिंत्रान धाति कत तक गिंत्रान धाति कत दिन दिन। क्या बात, ये अनागत है। हाँ। अनागतें भी काफ़ी है, लोकप्रिय अनागत है, हर एक उस्ताद की, पंडित जी की, जितने भी हो गए। और अनागत में आप देखेंगे कि इसका जो सम का अंदाज है वो बहुत इतना अलग ही कुछ है कि लहरे के साथ बजाने में तो काफ़ी बहुत मजा। क्योंकि क्या है, अभी तबले का चस्का हमें इतना लग चुका है कि आपने जो कुछ अलग बजाया तो हमें महसूस हुआ। जी हाँ। और फिर जैसा कि आपने अनागत के बारे में कहा, तो क्या ये सम का आभास निर्माण करना होता है? जी हाँ, सम का आभास, सम का जो न्यास रखा जाता है। अनागत एक तो दो प्रकार इसमें, अनागत को अकाल भी कहते हैं, जो सम से पहले आ जाती है, हाँ। सम के बाद आती है। अच्छा। इसे दो प्रकार है। अनागत का क्या है, सम के साथ जो उसका खेल है, ये नहीं, एक उसे नोक झोंक भी कह सकते हैं। अच्छा, तो ये सम का खेल अनाघात कहलाता है। तो इसे और कुछ हमारे दर्शकों को समझाने के लिए थोड़ा इसे खुल के आप बजा के बताइए ना। और एक अनागत, ठीक है, मैं बोल के साथ बजाता हूँ तो जो धिंग दिन तक दिन तेरे के तक धिंगता गदिन न करता तटिकत्ते दा तकदे दगिन धा दादु न का। क्या बात है। आमतौर पर सम तो ऐसे ऐसे थे, लेकिन अनागत में थोड़ा टेस्ट बदल हो जाता है। तो ये बहुत ही खूब बात आपने हमें समझाई, खूबसूरत बात हमें समझाई। समीर जी, सम का खेल तो अनाघात में है, तो तबला वादन में लयकारी के भी कुछ खेल होंगे। जी हाँ। और जो कि लयकारी तो मुख्य आत्मा है तबला वादन का, तो इसमें कैसी रंगत आ सकती है खेल के? मैं आपको एक बंदिश सुना देता हूँ जिससे आप समझ जाएंगे। लयकारी के साथ ही तो लहरे के साथ बजाते वक्त, तबला स्वतंत्र वादन करते वक्त वो जो होता है कि लय के साथ सिर्फ ये नहीं कि बोलों की तैयारी या हाथ की तैयारी, तो लय की भी तैयारी दिखना ये बहुत जरूरी है बिल्कुल तबला वादन में। और जितने भी बुजुर्ग लोग तबला वादक हो गए हैं, उन्होंने भी लय का भी काम किया है बहुत जिसे कह सकते हैं कि लयकारी को तो आप देखिए, तीसर जाती है, मिश्र जाती है, खंड जाती है, संकीर्ण है, चतुर जाती है। इस अंदाज से आप आड़ी लय, कोआड़ी लय, बियाड़ी लय, ये सब जो बातें हैं ये इसमें आ जाती है। पूरे तबला वादन में दिखनी ही चाहिए। एक आपको मैं एक मेरे दादा गुरु की बंदिश सुनाता हूँ। दिनक दिगनक दतिक ताता किटता गिंदकता कटा 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 दीना दी दीना दीना दी दीना दा तिन तिन्ना दीना दीना धाड़ना दिन दिन ना दिन दिन ना दा तिन तिन्ना तक दिन दिन। हाँ, क्या बात, बहुत खूब। वाह वाह समीर जी, बहुत ही मजेदार बात आपने हमें बताई है, और इस लयकारी के खेल का मजा भी बहुत आया है। तो जैसा कहते हैं कि आपने कहा था हमें कि आपके दादा गुरु की रचना है, और ये सुनते हुए हमें बहुत मजा आया कि
इसमें प्रतिभा का कितना अच्छा उपयोग उन्होंने किया है और कितने सही ढंग से हर बोल को न्याय देते हुए उसमें तो आभास हर ताल का निर्माण किया है, 3 ताल में ही। तो ये सुनते वक्त दिल में एक सवाल ये भी आया कि पारंपरिक रचनाएं जो होती हैं, जो कि बहुत हमारे पुरखों से चलती आई है, तो ये पारंपरिक रचनाएं जो होती है वो किस तरह की होती है? अंकित जी, हमारे शास्त्रीय संगीत की एक बहुत बड़ी शक्ति ये है कि जो भी कोई कलाकार इसमें आ जाता है और अपना जीवन इसको समर्पित करता है, वो हमेशा जो गुरु से सीखा है वो बिल्कुल उसकी जो सीखा है उसी अंदाज में नहीं रहता या उसी सोच में नहीं रहता। वो अपना भी कुछ योगदान संगीत के प्रति उसका होता है, वो दे ही जाता है। तो वो बात तबले में भी है। तबले में भी ये नहीं जरूरी नहीं कि जो गुरु के पास सीखा है उसी की बंदिश और ये छोड़ के अपना खुद का कुछ सोच उसमें लाना नहीं, ये नहीं है। अपना भी कुछ योगदान देने के लिए हर एक कोई तबला वादक जितने भी बड़े बड़े हो गए या है, वो अपना योगदान देते ही हो आप। तो इसके लिए ये पारंपरिक बंदिशें जो है ये बहुत अच्छा जरिया है। इसके एक इसमें क्या होता है कि जो कल्पना शक्ति उसे बहुत बड़ा उसको बिल्कुल जो सब बोल सकते हैं कैनवास मिल जाता है, तो उस पर ये हो जाते हैं। पारंपरिक बंदिश में और एक बात सोचने जैसी ये है कि आप इसमें देखेंगे कि हर कोई घराने की इसमें बंधन नहीं है, कोई भी घराने का ये कर सकता है। अच्छा। और बोल तो जो है इसमें कोई भी बोल है ना, त्रिकिट भी ले लीजिए, धीरे धीरे कीर्तक भी ले लीजिए, ये बंदिश में जरूरी नहीं है कि ये बोल नहीं है, कायदे के जैसा उसमें कोई बंधन नहीं है। ये चक्रधार जैसा, इसमें कोई चक्रधार में जो बंधन है कि चक्रधार का जो एक पल्ला होता है वही 3 बार बजाना होता है, वैसा इसमें नहीं है। इसमें तो बंदिश में जो है ये बात कि जो खूबी दिख जाती है आर्टिस्ट को, वो उसमें। तो अभी आपने जिक्र किया था चक्रधार का, तो जरा ये चक्रधार के बारे में हमें थोड़ा समझाइए ना। चक्रधार का कैसा है कि जो शुरू में ये भी द्रुत लय में बजाई जाती है। ये जो पारंपरिक बंदिश है जो जिसे कविता भी कहते हैं कुछ लोग, क्योंकि ये कल्पना है ना, ये काव्य है, तो वो उसमें आ जाता है। हर एक तबला वादक जितने भी है हो गए, उन सब का योगदान है। तो चक्रधार या चक्रधार, और चक्रधार ये जो बात है ये भी द्रुत लय में ही बजाया जाता है। इसमें एक बात यह है कि एक जो चक्र होता है कि हर एक चक्र में 3 तिहाइयां होती है। अच्छा, एक चक्र में 3 तिहाइयां होती है और ऐसे 3 चक्र मिलके चक्रधार होते हैं। ओहो, क्या बात है। तो ये एक बात चक्रधार में हम सोचने जैसे कि ये यानी कि लंबा चौड़ाई होता है। जो मैं जो बात कर रहा हूँ, इसमें भी बेदम चक्रधार है, फरमाइशी चक्रधार है, कमाली चक्रधार है। चक्रधार के भी बहुत ये है जिसे कह सकते हैं फर्क है। 3 प्रकार के आमतौर पर है, लेकिन मैं आपको एक फरमाइशी चक्रधार सुनाता हूँ जिससे हमारे विद्यार्थी जनों को। बिल्कुल, हमारी फरमाइश रहेगी कि आप ये चक्रधार हमें सुनाएं। तो मैं पहले पढ़ के सुनाता हूँ, बिल्कुल, या फिर बोलता भी और बजाता भी हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल। दा दिन अभी टुकड़ा, ये जो बात सुने मुखड़ा, इसी को चक्रधार का रूपांतर मैंने किया। देखिए, दाती दात्री दाती दात्री 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 दाती दा दाती दा दाती दा त्रिकृत दात्री दाती दा दाती दा दाती दा त्रिकृत दात्री दाती दा दाती दा दाती दा, ये एक चक्र हो गया। ऐसे 3 चक्र बन के चक्रधार होता है। क्या बात है, बहुत खूब। तो ये चक्रधार तो बहुत बड़ी और विस्तार वाली बात है, लेकिन कुछ छोटी बातें हमने तबले में महसूस की है कि जैसे कहते हैं लग्गी। तो ये लग्गी तो नजाकतदार होती है और बहुत छोटे छोटे बोल होते हैं, लेकिन वादन में जब भी बजते हैं तो बहुत आनंद देते हैं। तो इस लग्गी के बारे में बताइए ना हमें। उसके बारे में बताइए, लेकिन पहले ये चक्रधार जो है पूरा कैसे बजता है वो मैं दिखा देता हूँ। ये तो मैंने उसका एक भाग दिखाया, ऐसे 3 भाग होते हैं। फिर हम लग्गी की ओर जाएंगे। चक्रधार की वैशिष्ट्यता लग्गी देखेंगे और अभी लग्गी की ओर बढ़ेंगे।
तो लग्गी का दादरा और कहरवा की दुगुन बना के जो चीज होती है उसे लग्गी कहते हैं। ये लग्गी की बहुत सरल व्याख्या है। दादरा और करवा, हाँ, जिसे दुगुन में ले गया जाए तो वो लग्गी हो जाती है। लेकिन देखिए, मैं ऐसा सोचता हूँ, एक तबले का विद्यार्थी साधक है नहीं, तो लग्गी जो बात है ये तबले पर बिल्कुल तबले का तबला ये वाद्य की जो बुनावट है, इसके हिसाब से लग्गी जो चाटी पे जो ठीक तरह का दबाव देके और इधर घिस काम करके जो बजाई जाती है लग्गी, तो उसका मजा बहुत अलग हो जाता है। तो लग्गी जो बात है तबले पर बिल्कुल बजाने के लिए बनी है, बस यही समझ लीजिए। क्या क्योंकि हम समझो परन ले लीजिए, परन आप कुछ ऐसे बोल है तबले के, पखवाज के, जो तबले पर बजाए जाते हैं, लेकिन लग्गी जो है वो सिर्फ तबले में ही बज सकती है, पखवाज पर उतना आनंद नहीं दे सकेगी ऐसा। लेकिन कुछ बोल है, अभी देखिए मैं आपको बोल बताता हूँ। पखवाज पर का जो बोल है, जो पखवाजी इस पर छाप है, वो प्रभाव है इस पर पखवाज बोल का, लेकिन इसमें वो तबले पर बज सकता है। जैसे आप देखिए, दिन दिन ना ना दिन दिन ना धा तिन तिन ना तिट तिट तागे तिट करते तिट तागे तिट करते तिट करते तिट करते तिट तागे तिट करते तिट करते तिट कता कता तिट तागे तिट करते तिट तागे ना धागे तिट करते तान धा कता कता तिट तागे ना धागे तिट करते तान कता कता तिट तागे ना धागे तिट करते तान धा दिन दिन ना। लेकिन पखवाज पर ये बोल इससे ज्यादा अच्छे बजेंगे, क्योंकि ये पखवाज का अंग है बोल। तिट तिट तागे तिट करते तिट तागे तिट, ये जो बात है परन जो बात है ना, परन वो इससे ही आई है, हमारे पखवाज से ही ये तबले में आई है। लेकिन लग्गी जो बात है ये इसका मिजाज ही कुछ अलग है। तो अब मैं थोड़ा लग्गी सुनाता हूँ आपको, एक लग्गी सुना देता हूँ। बिल्कुल। क्या बात है, लग्गी में तो देखो कितना कर सकते हैं। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। समीर जी, ये सब जानते वक्त एक बात की तरफ हमारा ध्यान हमेशा जाता है, वो ये कि तबला वादन की शैली के जो घराने हैं, तो ये कौन कौन से घराने हैं? देखिए, दिल्ली घराना, बनारस घराना, अजराना घराना, फरुखाबाद घराना, लखनऊ घराना, पंजाब घराना, ये सब घराने हैं। घराना मतलब क्या है कि बजाने का स्टाइल हर एक का अलग है और उस स्टाइल से वो बजाता है। अच्छा। ये नहीं, हमारे क्लासिकल म्यूजिक में ये ऐसा नहीं होता। जो गुरु ने बताया शिष्य को, ये जरूरी नहीं कि उसके बाहर वो ना सोचे, वो सोच सकता है। लेकिन घराना जो है ना कि संस्कार, किस संस्कार से आया है वो उस पर पता चलता है। घराने का मतलब है कि हर एक का बजाने का अपना अपना स्टाइल, हाथ रखने का, बोल निकालने की विधि अलग अलग होती है। लेकिन सबसे इन घरानों में से दिल्ली घराना है जो इसे मूल घराना कहते हैं। अच्छा, तो ये घराने की बात हम कर रहे हैं, तो आज कौन से घराने का तबला इस हमारे एपिसोड के अंत में आप हमें सुनाने जा रहे हैं? मैं लखनऊ का सुना देता हूँ थोड़ा। अच्छा। कायदा, एक गत कायदा है जो आम लोग भी जानते हैं, श्रोता जो विद्यार्थी वो भी शायद ये सीखते होंगे। तो श्रोताओं, समीर जी से हम लखनऊ का एक कायदा सुनते हैं और इसके साथ ही हम आपसे आज विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तो सुनते हैं ये खास तबला वादन।